यूपीएससी मेन 2023 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 लेक्चर 5 हिंदी। पहला प्रश्न 1 संवैधानिक रूप से न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी लोकतंत्र की एक पूर्व शर्त है। टिप्पणी कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। संवैधानिक रूप से न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी लोकतंत्र की एक पूर्व शर्त है, क्योंकि न्यायपालिका का स्वतंत्र होना लोकतंत्र के मूल सिद्धांत न्याय, समानता और विधि के शासन को सुनिश्चित करता है। जब न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, तब वह विधायिका और कार्यपालिका की संभावित दुरुपयोगों और अत्याचारों पर नियंत्रण रख सकती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बिना नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा संभव नहीं होती और सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही नहीं आ पाती। इससे तानाशाही और गैरकानूनी कार्यों को बढ़ावा मिलता है, जो लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ है। इसलिए संविधान में न्यायिक स्वतंत्रता को स्पष्ट रूप से गारंटीकृत किया गया है, ताकि न्यायपालिका निष्पक्ष, स्वतंत्र और निष्पादन में स्वतंत्र रहे। यही न्यायिक स्वतंत्रता लोकतंत्र की मजबूत नींव बनाती है और शासन तंत्र को संतुलित करती है। अगला प्रश्न 2 निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार कौन हैं? निःशुल्क कानूनी सहायता के प्रतिपादन में राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण NALSA की भूमिका का आकलन कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। निःशुल्क कानूनी सहायता के हकदार। भारत में निःशुल्क कानूनी सहायता उन व्यक्तियों को प्रदान की जाती है जो आर्थिक रूप से कमजोर या वंचित हैं और न्यायालय में अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाते। इसके अंतर्गत निर्धन व्यक्ति, अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, विकलांगों और आपदा प्रभावितों को शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण NALSA की भूमिका। NALSA का गठन न्यायिक प्रणाली में न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। यह संस्था आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करती है। NALSA न्यायालयों के बाहर भी जागरूकता फैलाती है, कानूनी शिक्षा देती है और विवाद समाधान के वैकल्पिक तरीकों को प्रोत्साहित करती है। NALSA ने भारत में न्याय के लोकतंत्रीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे कमजोर वर्ग न्याय प्रणाली में शामिल हो सके और उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सके। यह न्याय व्यवस्था में समावेशन और न्याय की पहुंच को सुनिश्चित करने में कारगर माध्यम साबित हुई है। अगला प्रश्न 3 भारत के राज्य शहरी स्थानीय निकायों को कार्यात्मक एवं वित्तीय दोनों ही रूप से सशक्त बनाने के प्रति अनिच्छुक प्रतीत होते हैं। टिप्पणी कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत के राज्य सरकारें शहरी स्थानीय निकायों को कार्यात्मक एवं वित्तीय रूप से सशक्त बनाने में अनिच्छुक रही हैं, जिससे स्थानीय स्वशासन कमजोर होता है। राज्यों द्वारा शहरी निकायों को आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध न कराना और उनके कार्यक्षेत्र सीमित रखना आम समस्या है। कई बार राज्य सरकारें अपनी प्राथमिकताओं के कारण स्थानीय निकायों को जिम्मेदारियां तो सौंपती हैं, लेकिन उन्हें संसाधनों और अधिकारों से सशक्त नहीं बनाती। इससे स्थानीय निकाय जनसुनवाई, योजना निर्माण और कार्यान्वयन में प्रभावी भूमिका नहीं निभा पाते। वे अधिकतर केंद्र और राज्य सरकारों पर निर्भर रहते हैं। इस अनिच्छा के कारण शहरी विकास, स्वच्छता, बुनियादी सेवाएं और शहरी नियोजन प्रभावित होते हैं। इसलिए राज्य सरकारों को स्थानीय निकायों को अधिक स्वायत्तता, अधिकार और वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान कर उनका सशक्तिकरण करना आवश्यक है, ताकि वे शहरी नागरिकों की बेहतर सेवा कर सकें। अगला प्रश्न 4 संसदीय संप्रभुता के प्रति ब्रिटिश एवं भारतीय दृष्टिकोणों की तुलना करें और अंतर बताएं। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। संसदीय संप्रभुता पर ब्रिटिश और भारतीय दृष्टिकोणों की तुलना एवं अंतर। ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता का अर्थ है कि संसद सर्वोच्च और असीमित विधायिका है। कोई भी कानून संसद द्वारा असंवैधानिक नहीं माना जाता, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान असंवैधानिकता की समीक्षा का अधिकार न्यायपालिका को नहीं देता।
संसद अपने निर्णयों में पूर्ण स्वतंत्र होती है और उसकी संप्रभुता अपरिवर्तनीय मानी जाती है। भारत में संसदीय संप्रभुता को संविधान के दायरे में रखा गया है। भारतीय संसद भी विधायिका का सर्वोच्च अंग है, लेकिन उसकी शक्ति संविधान द्वारा सीमित है। भारतीय न्यायपालिका संविधान के उल्लंघन की स्थिति में संसद के कानूनों को रद्द कर सकती है। इसलिए भारत में संसदीय संप्रभुता सीमित और संवैधानिक है, जबकि ब्रिटेन में यह पूर्ण और असीमित है। इस प्रकार ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता पारंपरिक और असीमित है, जबकि भारत में यह संविधान द्वारा नियंत्रित और सीमित है। अगला प्रश्न 5 विधायी कार्यों के संचालन में व्यवस्था एवं निष्पक्षता बनाए रखने में और सर्वोत्तम लोकतांत्रिक परंपराओं को सुगम बनाने में राज्य विधायिकाओं के पीठासीन अधिकारियों की भूमिका की विवेचना कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। राज्य विधायिकाओं के पीठासीन अधिकारियों की भूमिका। राज्य विधायिका में पीठासीन अधिकारी जैसे विधानसभा अध्यक्ष या विधान परिषद के सभापति विधायी कार्यों के सुचारू संचालन और निष्पक्षता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सदन की कार्यवाही को व्यवस्थित करते हैं, वक्ताओं को उचित समय देते हैं और नियमों का पालन सुनिश्चित करते हैं। पीठासीन अधिकारी पक्ष विपक्ष के बीच संतुलन बनाकर सदन में सभ्यता और अनुशासन बनाए रखते हैं। वे सदस्यताओं, बहसों, मतों और प्रस्तावों की निगरानी करते हुए निष्पक्ष निर्णय लेते हैं। उनकी भूमिका विधायी प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और लोकतांत्रिक परंपराओं के संरक्षण में अहम होती है। इसके अलावा वे सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि सभी विचार स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त हो सकें। इस प्रकार पीठासीन अधिकारी राज्य विधायिका की कार्यक्षमता और लोकतांत्रिक स्वास्थ्य के संरक्षक होते हैं। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए देखने हैं अगला प्रश्न। 6 मानव संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाना भारत की विकास प्रक्रिया का एक कठोर पक्ष रहा है। ऐसे उपाय सुझाइए जो इस अपर्याप्तता को दूर कर सकें। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत की विकास प्रक्रिया में मानव संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान न देना एक गंभीर समस्या रही है, जिससे सामाजिक और आर्थिक प्रगति बाधित हुई है। इसे दूर करने के लिए निम्न उपाय आवश्यक हैं। 1. शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाना। सभी स्तरों पर सुलभ, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। 2. स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, पोषण, स्वास्थ्य सुविधा और स्वच्छता पर जोर देना होगा ताकि स्वस्थ मानव संसाधन तैयार हो। 3. कौशल विकास और प्रशिक्षण। युवाओं को रोजगारोन्मुख कौशल और आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित करना आवश्यक है। 4. लिंग समानता पर ध्यान। महिलाओं की शिक्षा और रोजगार में भागीदारी बढ़ाकर मानव संसाधन का पूर्ण उपयोग करना चाहिए। 5. नीति सुधार और निवेश। मानव संसाधन विकास के लिए बजट बढ़ाना और प्रभावी नीतियां बनाना जरूरी है। इन कदमों से भारत मानव संसाधन के विकास को मजबूत कर समग्र विकास की गति तेज कर सकता है। अगला प्रश्न 7. भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों के द्वारा प्रभावशाली स्थिति के दुरुपयोग को रोकने में भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिए। हाल के निर्णयों का संदर्भ लें। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों (MNCs) के प्रभावशाली स्थिति के दुरुपयोग को रोकने में भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की भूमिका महत्वपूर्ण है। CCI का मुख्य उद्देश्य बाजार में प्रतिस्पर्धा को बनाए रखना और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। यह आयोग मुनाफाखोरी, मूल्य निर्धारण में अनुचित प्रथाओं, बाजार में एकाधिकार और अन्य प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहारों पर निगरानी रखता है। हाल ही में CCI ने कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ अनुचित व्यापार प्रथाओं के आरोपों की जांच कर उनके दुरुपयोग को रोका है। उदाहरणस्वरूप, CCI ने Amazon और Google के खिलाफ निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बाधित करने के मामलों में कड़ी कार्रवाई की है। इसके अलावा CCI ने फूड डिलीवरी सेवा स्विगी और ज़ोमैटो के बीच बाजार प्रभुत्व के दुरुपयोग की भी जांच की।
इस प्रकार सीसीआई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा बाजार शक्ति के दुरुपयोग को रोककर भारत में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा करता है। अगला प्रश्न 8 अभिशासन के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में ई-शासन ने सरकारों में प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेहिता का आगाज कर दिया है। कौन सी अपर्याप्तताएं इन विशेषताओं की अभिवृद्धि में बाधा बनती हैं? उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। ई-शासन ने अभिशासन में प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेहिता को बढ़ावा देने में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं, लेकिन इसके विस्तार और गुणवत्ता में कई अपर्याप्तताएं बाधा बनती हैं। सबसे पहले, डिजिटल विभाजन, डिजिटल डिवाइड एक बड़ी चुनौती है। देश के ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में इंटरनेट सुविधा, डिजिटल साक्षरता और तकनीकी उपकरणों की कमी ई-शासन के लाभों को सीमित करती है। दूसरे, डेटा सुरक्षा और गोपनीयता की अपर्याप्त व्यवस्था लोगों में विश्वास की कमी पैदा करती है। सरकारी वेबसाइटों और पोर्टलों पर साइबर सुरक्षा कमजोर होने से डेटा चोरी या दुरुपयोग का खतरा बढ़ता है। तीसरे, सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों में तकनीकी प्रशिक्षण की कमी और परिवर्तन के प्रति अनिच्छा ई-शासन की प्रभावशीलता को प्रभावित करती है। अंत में, प्रशासनिक जटिलताएं और भ्रष्टाचार के खिलाफ ठोस नियमों की कमी भी ई-शासन की पारदर्शिता और जवाबदेहिता बढ़ाने में बाधक हैं। इन अपर्याप्तताओं को दूर करना आवश्यक है ताकि ई-शासन का पूरा लाभ समाज को मिल सके। अगला प्रश्न 9. संघर्ष का विषाणु एससीओ के कामकाज को प्रभावित कर रहा है। उपरोक्त कथन के आलोक में समस्याओं को कम करने में भारत की भूमिका बताइए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। संघर्ष का विषाणु एससीओ शंघाई सहयोग संगठन के कामकाज को प्रभावित कर रहा है। कथन उस क्षेत्रीय तनाव और असहमति की ओर संकेत करता है जो संगठन की एकजुटता और सामूहिक कार्रवाई में बाधा उत्पन्न कर रहा है। विशेषकर भारत चीन और भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनावों ने एससीओ की स्थिरता और सहयोग को प्रभावित किया है। भारत की भूमिका इन समस्याओं को कम करने में महत्वपूर्ण है। भारत ने एससीओ के माध्यम से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए संवाद और सहयोग पर जोर दिया है। भारत संघर्ष के समाधान के लिए कूटनीतिक संवाद, आतंकवाद विरोधी साझा प्रयास और आर्थिक तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देता है। इसके अलावा भारत अपनी सकारात्मक पहल से संगठन के भीतर विश्वास पुनर्स्थापित करने और सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। इस प्रकार भारत एससीओ में संघर्ष के विषाणु को कम करने के लिए संवाद, सहयोग और विश्वास निर्माण के जरिए संगठन की स्थिरता सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। अगला प्रश्न 10 भारतीय प्रवासियों ने पश्चिम में नई ऊंचाइयों को छुआ है। भारत के लिए इसके आर्थिक और राजनीतिक लाभों का वर्णन करें। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारतीय प्रवासियों ने पश्चिमी देशों में शिक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा और प्रशासन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उच्च सफलता प्राप्त की है, जिससे भारत को अनेक आर्थिक और राजनीतिक लाभ मिले हैं। आर्थिक रूप से प्रवासी भारतीयों ने निवेश, व्यापारिक संबंध और तकनीकी ज्ञान के आदान प्रदान के माध्यम से भारत की विकास यात्रा को गति दी है। वे विदेशी मुद्रा का महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जो भारत की आर्थिक स्थिरता में योगदान करता है। इसके अलावा प्रवासी भारतीय उद्यमी भारत में स्टार्टअप और उद्योगों को बढ़ावा देते हैं। राजनीतिक दृष्टि से प्रवासी भारतीयों ने पश्चिमी देशों में भारत के प्रति सकारात्मक छवि बनाई है और वहां के राजनीतिक मंचों पर भारत के हितों का समर्थन बढ़ाया है। वे दोनों देशों के बीच सामरिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने में कूटनीतिक पुल का काम करते हैं। इस प्रकार भारतीय प्रवासियों की उपलब्धियां भारत को वैश्विक स्तर पर आर्थिक समृद्धि और राजनीतिक प्रभावशीलता प्रदान करती हैं। अगला प्रश्न 11. भारत का संविधान अत्यधिक गतिशीलता की क्षमताओं के साथ एक जीवंत यंत्र है। यह प्रगतिशील समाज के लिए बनाया गया एक संविधान है,
जीने के अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में हो रहे निरंतर विस्तार के विशेष संदर्भ में उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत का संविधान एक अत्यंत गतिशील और जीवंत दस्तावेज है, जो समय समय पर बदलती सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुसार खुद को ढालता रहता है। इसे प्रगतिशील समाज के लिए बनाया गया है, ताकि वह नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं को निरंतर बढ़ाता रहे और न्याय सुनिश्चित करे। विशेष रूप से जीने के अधिकार, राइट टू लाइफ, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, के निरंतर विस्तार इस गतिशीलता का उदाहरण है। प्रारंभ में संविधान में अनुच्छेद 21 ने केवल कानून द्वारा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा का प्रावधान दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे व्यापक और प्रगतिशील व्याख्या दी है। उदाहरण के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने पीएम शर्मा बनाम भारत संघ 1950 और बाद में मन गांधी बनाम भारत संघ 1978 जैसे मामलों में कहा कि जीवन का अधिकार केवल शारीरिक अस्तित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें जीवन की गुणवत्ता, गरिमा और आज़ादी शामिल है। इससे जीने के अधिकार में शिक्षा, स्वच्छ पर्यावरण, स्वास्थ्य सेवा, आवास और रोजगार जैसे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार भी शामिल हो गए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में भी कोर्ट ने गिरफ्तारी के समय उचित प्रक्रिया और न्यायिक समीक्षा सुनिश्चित की है। हुसैन मुरादाबादी बनाम भारत 1970 और कृष्णन बनाम भारत संघ 1999 जैसे मामलों में न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को केवल कानून के अनुरूप ही रोका जा सकता है, और वह भी उचित न्यायिक प्रक्रिया के तहत। इस प्रकार भारतीय संविधान की गतिशीलता इसे समाज के विकास के अनुरूप निरंतर संशोधित करती है, जिससे नागरिकों के जीवन स्तर और स्वतंत्रता की रक्षा बेहतर होती है। यह संविधान के प्रगतिशील चरित्र और लोकतंत्र की मजबूती का परिचायक है। अगला प्रश्न 12 प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और निर्णय विधियों की मदद से लैंगिक न्याय के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। लैंगिक न्याय के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या। भारत का संविधान लैंगिक न्याय को एक मौलिक सिद्धांत मानता है और महिलाओं तथा पुरुषों के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिए अनेक प्रावधान करता है। संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और अनुच्छेद 15 जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध लैंगिक समानता के मुख्य आधार हैं। विशेष रूप से अनुच्छेद 15(3) महिलाओं के लिए सकारात्मक भेदभाव अफर्मेटिव एक्शन की अनुमति देता है, जिससे लैंगिक असमानताओं को दूर किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने भी विभिन्न निर्णयों में लैंगिक न्याय को संवैधानिक अधिकारों का अभिन्न हिस्सा माना है। मीनाक्षी बनाम राज्य आयोग 1992 में कोर्ट ने कहा कि महिलाओं के साथ भेदभाव संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। प्रवीण कुमार बनाम राजस्थान राज्य 2016 में कोर्ट ने कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करते हुए लैंगिक भेदभाव को गैरकानूनी ठहराया। साथ ही श्रीमती सोनी सारदा बनाम भारत संघ 1987 के फैसले में परिवार और विवाह के मामलों में महिलाओं के अधिकारों की संवैधानिक सुरक्षा पर बल दिया गया। इसके अलावा विश्व हिंदू विवाह अधिनियम और सामान्य सेवा नियमों में महिलाओं को समान अवसर प्रदान करना भी लैंगिक न्याय को बढ़ावा देता है। सरकार ने भी महिला सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएं और कानून जैसे दहेज निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम आदि लागू किए हैं, जो महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। इस प्रकार भारत का संविधान और न्यायिक प्रणाली लैंगिक न्याय को सुनिश्चित करने में न केवल समानता का अधिकार प्रदान करती है, बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए सकारात्मक कदम भी उठाती है, जिससे समाज में लैंगिक असमानताओं को कम किया जा सके। अगला प्रश्न 13 संघीय सरकारों द्वारा 1990 के दशक के मध्य से अनुच्छेद 356 के उपयोग की कम आवृत्ति के लिए जिम्मेदार विधिक एवं राजनीतिक कारकों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है।
अनुच्छेद 356 के उपयोग में कमी के लिए विधिक एवं राजनीतिक कारण। अनुच्छेद 356, जो राज्य सरकारों की विफलता या संवैधानिक संकट की स्थिति में केंद्र को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है, का उपयोग 1990 के दशक के मध्य से काफी कम हुआ है। इसके पीछे कई विधिक और राजनीतिक कारण हैं। विधिक कारण: 1. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश। 1994 के प्रसिद्ध सर बालेसराम बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति शासन तभी लगाया जाए जब राज्य सरकार स्पष्ट रूप से संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन करे। कोर्ट ने अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को रोकने के लिए केंद्र सरकार पर अंकुश लगाया और इसे न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाया। 2. धार्मिकता और न्यायिक निगरानी। कोर्ट ने अनुच्छेद 356 के इस्तेमाल के लिए कठोर मानदंड तय किए और केंद्र सरकार को राज्य सरकारों को गिराने के लिए उचित कारण और ठोस सबूत प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इससे अनुच्छेद के दुरुपयोग की संभावना घट गई। राजनीतिक कारण: 1. धार्मिक राजनीति का उदय। 1990 के बाद भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक स्थिरता और संघीय समीकरणों के कारण केंद्र ने राज्य सरकारों को गिराने में संकोच करना शुरू किया। राज्यों में मजबूत क्षेत्रीय पार्टियों के उदय ने अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को राजनीतिक दृष्टि से जोखिम भरा बना दिया। 2. संघीयता का सम्मान। केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर सहयोग और संवैधानिक संतुलन बनाए रखने की इच्छा ने भी अनुच्छेद 356 के उपयोग को सीमित किया। 3. लोकप्रियता और चुनावी लागत। अनुच्छेद 356 के उपयोग से केंद्र सरकार की राजनीतिक छवि प्रभावित होती है, इसलिए राजनीतिक दल इस प्रावधान का कम उपयोग कर अधिक जनहितैषी छवि बनाने लगे। निष्कर्ष: विधिक प्रतिबंधों और राजनीतिक विवेक ने अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को कम किया है, जिससे भारतीय संघीय व्यवस्था मजबूत और संतुलित हुई है। अगला प्रश्न। 14. भारत में राज्य विधायिकाओं में महिलाओं की प्रभावी एवं सार्थक भागीदारी और प्रतिनिधित्व के लिए नागरिक समाज समूहों के योगदान पर विचार कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है: भारत में राज्य विधायिकाओं में महिलाओं की प्रभावी और सार्थक भागीदारी तथा प्रतिनिधित्व बढ़ाने में नागरिक समाज समूहों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। ये समूह न केवल महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए जागरूकता फैलाते हैं, बल्कि उनकी नेतृत्व क्षमता को भी बढ़ावा देते हैं। सबसे पहले, नागरिक समाज समूह महिलाओं को शिक्षा, प्रशिक्षण और नेतृत्व कौशल प्रदान करते हैं, जिससे वे राजनीतिक मंच पर सक्रिय रूप से भाग ले सकें। उदाहरणस्वरूप, विभिन्न एनजीओज और महिला संगठनों ने स्थानीय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जो उन्हें चुनावी प्रक्रिया, कानून और सामाजिक मुद्दों की समझ देते हैं। दूसरे, ये समूह महिलाओं के अधिकारों और समानता के प्रति सामाजिक सोच में बदलाव लाने का कार्य करते हैं। वे लैंगिक भेदभाव, हिंसा और अन्य सामाजिक बाधाओं के खिलाफ अभियान चलाकर महिलाओं के लिए राजनीतिक माहौल को सहज बनाते हैं। तीसरे, नागरिक समाज ने सरकार के समक्ष महिलाओं के लिए आरक्षण और बेहतर प्रतिनिधित्व की मांग को मजबूती से उठाया है। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मांग राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय आंदोलनों के माध्यम से व्यापक समर्थन हासिल कर चुकी है। अंत में, ये समूह महिलाओं को नेटवर्किंग, मेंटरशिप और संसाधन उपलब्ध कराकर उन्हें राजनीतिक दलों और विधायिका में प्रभावी भागीदारी हेतु तैयार करते हैं। इस प्रकार, नागरिक समाज समूह महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण में पूरक भूमिका निभाते हुए राज्य विधायिकाओं में उनके प्रतिनिधित्व को सार्थक और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। अगला प्रश्न। 15. 101वें संविधान संशोधन अधिनियम का महत्व समझाइए। यह किस हद तक संघवाद के समावेशी भावना को दर्शाता है? उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है: 101वें संविधान संशोधन अधिनियम का महत्व एवं संघवाद में इसकी भूमिका। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था को लागू करने हेतु पारित किया गया था। इस संशोधन ने भारत के संघीय ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया,
क्योंकि इसने कराधान के अधिकारों और राज्यों की भागीदारी के दृष्टिकोण से संघवाद की समावेशी भावना को बल दिया। इस संशोधन से पहले भारत में विभिन्न राज्यों और केंद्र सरकार के पास अलग अलग अप्रत्यक्ष कर लगाने के अधिकार थे, जिससे वस्तुओं और सेवाओं पर कई स्तरों पर कर लगता था, जो आर्थिक समेकन में बाधा था। 101वें संशोधन ने जीएसटी को एक राष्ट्रव्यापी कर बना दिया, जिससे देश में एक समान कर प्रणाली स्थापित हुई। संघवाद के समावेशी पहलू। एक राज्यों की सहमति और भागीदारी। इस संशोधन के तहत जीएसटी काउंसिल का गठन हुआ, जिसमें केंद्र और सभी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह काउंसिल कर नीति निर्धारण में राज्यों को समान भागीदारी प्रदान करती है, जो संघवाद की भावना का सशक्त उदाहरण है। 2. आर्थिक एकता एवं समावेश। जीएसटी ने विभिन्न राज्यों के कराधान को एकीकृत कर देश को आर्थिक रूप से मजबूत और एकजुट बनाया, जिससे राज्यों के बीच समानता और सहयोग बढ़ा। 3. राज्यों के वित्तीय हितों की सुरक्षा। संशोधन में राज्यों के राजस्व की रक्षा के लिए केंद्र द्वारा 5 वर्षों तक घाटे की भरपाई करने का प्रावधान है, जो राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता का सम्मान करता है। इस प्रकार 101वें संविधान संशोधन ने भारत के संघीय ढांचे को मजबूत करते हुए केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और संतुलन स्थापित किया। यह संघवाद की समावेशी भावना का प्रतीक है, जिसमें सभी राज्यों को आर्थिक निर्णयों में सहभागी बनाया गया और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिला। अगला प्रश्न 16. संसदीय समिति प्रणाली की संरचना को समझाइए। भारतीय संसद के संस्थानीकरण में वित्तीय समितियों ने कहां तक मदद की? उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। संसदीय समिति प्रणाली की संरचना। भारतीय संसदीय समिति प्रणाली विभिन्न समितियों के माध्यम से संसद के कार्यों को प्रभावी और सुव्यवस्थित बनाती है। मुख्य रूप से 3 प्रकार की समितियां होती हैं: स्थायी समितियां, स्टैंडिंग कमिटीज, विशेष समितियां, सिलेक्ट कमिटीज, और जांच समितियां, जॉइंट कमिटीज। स्थायी समितियां संसद के स्थायी अंग होती हैं, जो समय समय पर विभिन्न विषयों या विभागों पर कार्य करती हैं। इनमें वित्तीय समितियां, नियम समिति और विभिन्न विभागीय समितियां शामिल हैं। विशेष समितियां विशेष विषयों पर अध्ययन के लिए गठित की जाती हैं और एक बार अपना काम पूरा करने के बाद समाप्त हो जाती हैं। जांच समितियां विशेष मामलों की जांच करती हैं। वित्तीय समितियों का भारतीय संसद के संस्थानीकरण में योगदान। भारतीय संसद में वित्तीय समितियां, वित्त समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, संयुक्त संसदीय वित्त समिति, एस्टिमेट्स कमेटी और आयोगी समिति, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एक वित्त समिति सरकार के खर्चों की पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित करती है। यह समिति वर्षवार वित्तीय लेखा जोखा की जांच करती है, जिससे सरकार के वित्तीय प्रशासन में अनुशासन आता है। 2. संयुक्त संसदीय वित्त समिति बजट और व्यय योजनाओं की समीक्षा कर संसाधनों के कुशल उपयोग को बढ़ावा देती है। 3. आयोगी समिति सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यों की जांच करती है, जिससे उनकी कार्यक्षमता और पारदर्शिता में सुधार होता है। इन समितियों ने संसद को वित्तीय मामलों में सक्रिय और जिम्मेदार बनाया है। उन्होंने सरकार के वित्तीय निर्णयों की निगरानी कर संसद के संवैधानिक अधिकारों को मजबूत किया है। इस प्रकार वित्तीय समितियां भारतीय संसदीय प्रणाली को संस्थागत मजबूती प्रदान करने में सहायक रही हैं और लोकतांत्रिक नियंत्रण को प्रभावी बनाती हैं। अगला प्रश्न 17. वंचितों के विकास और कल्याण की योजनाएं अपनी प्रकृति से ही दृष्टिकोण में भेदभाव करने वाली होती हैं। क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में कारण दीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। वंचितों के विकास और कल्याण की योजनाएं अपनी प्रकृति से ही दृष्टिकोण में भेदभाव करने वाली होती हैं। क्या सहमत हैं? मैं इस कथन से सहमत हूं, क्योंकि वंचित वर्गों के विकास और कल्याण के लिए बनाई गई योजनाएं विशेष रूप से लक्षित होती हैं, जिससे वे सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भेदभाव को मान्यता देती हैं और उसे दूर करने का प्रयास करती हैं। कारण 1. सामाजिक और आर्थिक विषमताओं का निवारण। वंचित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए भेदभावपूर्ण,
अफर्मेटिव एक्शन योजनाओं की आवश्यकता होती है। ये योजनाएं समानता के बजाय समान अवसर देने पर जोर देती हैं ताकि ऐतिहासिक अन्याय और असमानता को खत्म किया जा सके। 2. सकारात्मक भेदभाव आरक्षण, छात्रवृत्ति, विशेष शिक्षा और रोजगार योजनाएं वंचितों को मुख्य धारा में लाने के लिए एक सकारात्मक भेदभाव हैं। इनसे उनकी जीवन स्थिति सुधरती है और समाज में समावेशन बढ़ता है। 3. लक्षित सहायता और संसाधन वितरण वंचितों के कल्याण के लिए योजनाएं उनकी विशेष जरूरतों, समस्याओं और सामाजिक बाधाओं को ध्यान में रखकर तैयार की जाती हैं, जिससे भेदभाव के आधार पर संसाधनों का समुचित वितरण हो सके। 4. समानता बनाम न्याय केवल समान दृष्टिकोण से सभी को समान अवसर देना न्याय नहीं है, क्योंकि वंचितों के हालात भिन्न हैं। इसलिए योजनाएं भेदभावात्मक दृष्टिकोण अपनाकर न्याय संगत विकास सुनिश्चित करती हैं। इस प्रकार वंचितों के विकास और कल्याण की योजनाएं भेदभाव करती हैं, लेकिन यह भेदभाव सामाजिक न्याय और समानता स्थापित करने के लिए आवश्यक और उपयुक्त है। यह दृष्टिकोण देश के समावेशी विकास का आधार है। अगला प्रश्न 18. विभिन्न क्षेत्रों में मानव संसाधनों की आपूर्ति में वृद्धि करने में कौशल विकास कार्यक्रमों ने सफलता अर्जित की है। इस कथन के संदर्भ में शिक्षा, कौशल और रोजगार के मध्य संयोजन का विश्लेषण कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। कौशल विकास कार्यक्रमों की सफलता, शिक्षा, कौशल और रोजगार के मध्य संयोजन। विभिन्न क्षेत्रों में मानव संसाधनों की आपूर्ति बढ़ाने में कौशल विकास कार्यक्रमों ने महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। इस सफलता का मूल कारण शिक्षा, कौशल और रोजगार के बीच सही संयोजन है, जो भारत के युवा कार्यबल को वैश्विक और घरेलू अर्थव्यवस्था की मांगों के अनुरूप तैयार करता है। शिक्षा और कौशल का मेल। परंपरागत शिक्षा प्रणाली में अधिकतर सैद्धांतिक ज्ञान पर ध्यान दिया जाता है, जबकि रोजगार के लिए व्यावहारिक कौशल आवश्यक होते हैं। कौशल विकास कार्यक्रमों ने इस खाई को पाटते हुए तकनीकी, डिजिटल और उद्यमिता से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया है। इससे युवाओं को काम के लिए तैयार बनाया जाता है, जिससे वे नौकरी के अवसरों का बेहतर लाभ उठा सकें। रोजगार के अवसरों से जुड़ाव। कौशल विकास कार्यक्रम बाजार की मांग के अनुसार कौशल प्रशिक्षण देते हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों में आवश्यक दक्षता मिलती है। यह रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देता है और बेरोजगारी को कम करता है। उदाहरण स्वरूप, भारत सरकार का स्किल इंडिया मिशन युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार संबंधी चुनौतियों का समाधान कर रहा है। नवाचार और उद्यमिता। कौशल विकास केवल रोजगार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उद्यमिता को भी बढ़ावा देता है। प्रशिक्षित युवा स्वावलंबी बनकर छोटे व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं, जो आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में सहायक है। निष्कर्ष। शिक्षा, कौशल और रोजगार के बीच बेहतर समन्वय से मानव संसाधनों की गुणवत्ता और संख्या दोनों बढ़ी है। कौशल विकास कार्यक्रम युवाओं को रोजगार योग्य बनाकर भारत की आर्थिक समृद्धि और सामाजिक स्थिरता में योगदान दे रहे हैं। अगला प्रश्न 19. नाटो का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण और एक मजबूत अमेरिका यूरोप रणनीतिक साझेदारी भारत के लिए अच्छा काम करती है। इस कथन के बारे में आपकी क्या राय है? अपने उत्तर के समर्थन में कारण और उदाहरण दीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। नाटो का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण और एक मजबूत अमेरिका यूरोप रणनीतिक साझेदारी भारत के लिए अच्छा काम करती है। इस पर विचार। मैं इस कथन से सहमत हूं, क्योंकि नाटो का विस्तार और अमेरिका यूरोप की मजबूत रणनीतिक साझेदारी क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता को बढ़ावा देती है, जिससे भारत जैसे विकासशील और क्षेत्रीय महाशक्ति देश को लाभ होता है। कारण। एक, वैश्विक सुरक्षा और स्थिरता। नाटो का विस्तार रूस जैसे क्षेत्रीय शक्तियों के विस्तारवादी रुख को संतुलित करता है। अमेरिका और यूरोप के बीच मजबूत साझेदारी वैश्विक सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ करती है, जिससे भारत को अपनी सुरक्षा नीतियों को स्थिरता के साथ आकार देने में मदद मिलती है। 2. बहुपक्षीयता को बल। अमेरिका यूरोप साझेदारी विश्व राजनीति में बहुपक्षीय व्यवस्था को बढ़ावा देती है।
भारत के लिए यह लाभदायक है क्योंकि भारत एक बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था का समर्थक है और वैश्विक मंचों पर समान अवसर चाहता है। 3. भारत यूरोप और भारत अमेरिका संबंधों को मजबूती। नाटो देशों में शामिल यूरोपीय देशों के साथ भारत के आर्थिक, रक्षा और तकनीकी संबंध मजबूत हुए हैं। अमेरिका के साथ भी रक्षा साझेदारी जैसे कॉमन क्वाड्रिलेटरल डिफेंस पार्टनरशिप भारत की रणनीतिक गहराई बढ़ाती है। 4. चीन के प्रभाव को संतुलित करना। नाटो का विस्तार और अमेरिका यूरोप की एकजुटता चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करती है, जिससे भारत अपनी विदेश नीति में लचीलेपन और रणनीतिक विकल्पों को बढ़ा पाता है। उदाहरण: क्वाड जैसे मंचों में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की साझेदारी चीन के सामरिक विस्तार को सीमित करने में मदद कर रही है, जो नाटो और पश्चिमी साझेदारियों की सफलता का एक हिस्सा है। निष्कर्ष: इस प्रकार नाटो का विस्तार और अमेरिका यूरोप की मजबूत रणनीतिक साझेदारी भारत के लिए सुरक्षा, कूटनीति और आर्थिक दृष्टि से सकारात्मक हैं, जो क्षेत्रीय स्थिरता और भारत के वैश्विक हितों के अनुरूप हैं। अगला प्रश्न 20. समुद्र ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण घटक है। उपरोक्त कथन के आलोक में पर्यावरण रक्षण और समुद्री संरक्षा एवं सुरक्षा को बढ़ाने में IMO अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की भूमिका पर चर्चा करें। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। समुद्र ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण घटक है। IMO की भूमिका। समुद्र पृथ्वी के पर्यावरण और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वे जैव विविधता के आवास हैं, वैश्विक जलवायु नियंत्रण में योगदान देते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य मार्ग हैं। इसलिए पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ समुद्री सुरक्षा और संरक्षा अत्यंत आवश्यक है। इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO की भूमिका केंद्रीय है। पर्यावरण संरक्षण में IMO की भूमिका। IMO ने समुद्री पर्यावरण की रक्षा हेतु कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को विकसित और लागू किया है। इनमें मैरिन पोल्यूशन मारपोल कन्वेंशन प्रमुख है, जो समुद्र में प्रदूषण रोकने के लिए कड़े नियम निर्धारित करता है। IMO ने जहाजों से निकलने वाले प्रदूषण, तेल रिसाव, प्लास्टिक कचरे और जहरीले पदार्थों के समुद्र में प्रवाह को रोकने के लिए मानक बनाए हैं। समुद्री सुरक्षा एवं संरक्षा। IMO की एक अन्य महत्वपूर्ण भूमिका समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इसके लिए SOLAS कन्वेंशन द्वारा जहाजों की सुरक्षा, नाविकों के प्रशिक्षण और समुद्री आपातकालीन प्रबंधन के नियम तय किए गए हैं। IMO ने समुद्री आतंकवाद, समुद्री चोरी और तस्करी को रोकने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया है। तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण। विशेष रूप से विकासशील देशों को समुद्री पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान करके IMO ने वैश्विक स्तर पर समुद्री प्रबंधन में सुधार किया है। निष्कर्ष: इस प्रकार IMO समुद्र के पर्यावरण संरक्षण और समुद्री सुरक्षा के वैश्विक मंच पर नेतृत्व करता है। समुद्र के संरक्षण के बिना वैश्विक पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था की रक्षा संभव नहीं है। IMO की भूमिका समुद्र ब्रह्मांड के स्थायित्व और सुरक्षा के लिए अनिवार्य है।